वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। आदमी के बारे में पूछताछ करती है। वृद्धाश्रम के मैनेजर बोले, मैडम 2 साल पहले यहाँ आए थे और हमसे विनती किए कि यहाँ रहने के लिए। इस वृद्धाश्रम के नियम के अनुसार हमने भी उनसे अपनी ओर से बहुत पूछताछ की कि आपकी कोई है या नहीं है। उन्होंने हमें कहा कि इस दुनिया में उनका अपना बोल के कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं। ये बात सुनकर हमने उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे दी है। बस इतना ही हमें उन्हें उनके बारे में पता है, उससे ज्यादा हम उनके बारे में और कुछ नहीं जानते। आश्रम की मैनेजर की बातें सुनकर ऋतु थोड़ी नीरस हो जाती है। फिर वो पूछती है, आपकी अगर इजाजत हो तो क्या मैं उस वृद्ध आदमी से मिल सकती हूँ? हाँ मैडम, क्यों नहीं। आप फर्स्ट फ्लोर में रूम नंबर 2 में चले जाना, वो वहाँ पे रहेंगे। ओके, थैंक यू। उसके बाद ऋतु उस वृद्ध आदमी को मिलने कमरे में जाती है। तब वो रूम में आराम कर रहे थे। ऋतु को देखकर वो पलंग से उठ गए। उसके बाद ऋतु उनके पास आकर उनसे बात करने लगी। अंकल, मैं ऋतु हूँ, श्रेया की क्लास टीचर। श्रेया कौन है? तुम किसके बारे में बोल रहे हो? श्रेया, जो एक छोटी सी बच्ची 15-20 दिन पहले यहाँ आई थी। उसके साथ स्कूल के और भी बच्चे और कुछ टीचर्स भी आए थे आप लोगों से मिलने। कुछ याद आया आपको? हाँ बेटी, याद आया। वो बच्ची मुझे अपनी दादाजी बोल रही थी। मैंने उसे कितना समझाया कि मैं उसकी दादाजी नहीं हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। एक ही जिद्दी में अड़ी थी कि मैं उसकी दादाजी हूँ। उसकी टीचर्स लोग भी उसे समझाए, लेकिन वो किसी की बात मान नहीं रही थी। वो एक ही बात बोल रही थी कि मैं उसकी दादाजी हूँ और मुझे वो उसके घर लेकर जाएगी। फिर बाद में उसके पापा आए और उसे समझाकर गोदी में उठाकर लेकर गए। अंकल, वो बच्ची आज भी आपको बहुत याद करती है और बोलती है कि आप ही उसकी दादाजी हो। क्या सच में आप उसकी दादाजी हो? जहाँ तक मैं उसको जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो वो उसकी दादाजी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच्ची मुझे अपनी दादाजी क्यों बोल रही है। शायद मेरी शक्ल उसकी दादाजी से मिल रही होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। अंकल, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटा। अंकल, जब से श्रेया आपको देखी है तब से वो अपनी दादाजी को बहुत याद करती रहती है। हर पल अब वो उदास रहने लगी है। वो खाना पीना भी ठीक से नहीं कर रही है और तो और उसकी पढ़ाई में भी मन नहीं लग रही है। हमेशा वो अपनी दादाजी को याद करके दुखी होकर रोती रहती है। मुझे उसकी दुख देखा नहीं जाता। अंकल, क्या आप मेरे साथ उससे मिलने चल सकते हैं? सिर्फ एक दिन के लिए, फिर आपको मैं यहाँ छोड़ दूंगी। अगर आप उससे मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएगी वो। मैं जानती हूँ कि आप उसकी दादाजी नहीं हैं, फिर भी उस बच्ची की खुशी के लिए क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। ये बात सुनकर ऋतु खुश हो जाती है। उसके बाद वो वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात करती है। मैनेजर उस वृद्ध आदमी को ले जाने की परमिशन देते हैं। फिर वो वृद्ध आदमी ऋतु के साथ कार में बैठ कर जाते हैं। अंकल, श्रेया आपको देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू अंकल, मेरी बात मानने के लिए। मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। मैं जो भी कर रहा हूँ इंसानियत की वजह से कर रहा हूँ। उस मासूम सी बच्ची के लिए कर रहा हूँ, उसमें थैंक यू कैसा? आप सच में बहुत अच्छे हैं अंकल। अंकल, मैं यहाँ कार पार्क करती हूँ। मुझे श्रेया के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है। मैं अभी आई। आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं। नहीं बेटी, तुम जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। उसके बाद ऋतु गिफ्ट खरीदने शॉप के अंदर चली जाती है। तब अचानक से एक तेज रफ्तार की ट्रक ऋतु की कार को टक्कर मार कर चली जाती है। टक्कर की वजह से कार पूरी तरह डैमेज हो जाती है और कार के अंदर बैठे हुए उस वृद्ध आदमी के सर एक पत्थर में टकराती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर ऋतु डर जाती है।
वो तुरंत उस वृद्ध आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। पूरे 3 घंटे ऑपरेशन के बाद उन्हें रूम में शिफ्ट करवा जाता है। मैडम, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उन्हें रूम में शिफ्ट करवा दिया गया है, लेकिन अब वो बेहोश है। सर पर काफी चोट लगी थी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी। डॉक्टर की बात सुनकर ऋतु चिंता में पड़ जाती है। ये क्या हो गया? मैं तो उस अंकल को अपनी भरोसे वृद्धाश्रम से लेकर आई थी, लेकिन रास्ते में ये सब हो जाएगा मुझे पता नहीं था। मैं तो उनको ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मैं अब वृद्धाश्रम की मैनेजर को क्या जवाब दूंगी? मुझे उन्हें अकेले गाड़ी में छोड़ना नहीं था। प्लीज भगवान, उस अंकल को ठीक कर दीजिए, उनको जल्दी से होश में ले आइए। प्लीज प्लीज भगवान। ऐसे कहकर वो दुख के मारे बेंच में बैठ जाती है। तभी ऋतु की हस्बैंड रोहित का कॉल आता है। ऋतु फोन उठाती है। हेलो रितु, कहाँ हो तुम? रात के 9 बज चुके हैं, तुम अभी तक घर नहीं लौटी हो। तुम्हारा आज लेट हो जाएगी, ये बात तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं अब क्या करूं रोहित, कुछ समझ में नहीं आ रही है। उस अंकल को अब तक होश नहीं आया है। मुझे बहुत डर लग रही है रोहित, मुझे उनके लिए बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो रितु, अंकल को कुछ नहीं होगा। मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। कुछ समय के बाद रोहित हॉस्पिटल आ जाता है। रोहित को देखकर ऋतु की डर थोड़ी सी कम हो जाती है। रात की 1 बज चुके थे, फिर भी उस वृद्ध आदमी को होश नहीं आया था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। ऋतु और रोहित उस वृद्ध आदमी की होश आने का इंतजार कर रहे थे। पूरे 2 दिन के बाद उन्हें होश आता है। वो अपने आप को हॉस्पिटल की बेड में देखकर हैरान हो जाते हैं। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ है मुझे? आपका एक्सीडेंट हुआ था। आपको आपकी जान पहचान के लोग यहाँ लाए थे। वो अब भी बाहर खड़े हैं। मैं उन्हें बुलाकर लेकर आती हूँ। उसके बाद नर्स ऋतु और रोहित को बुलाती है। चाचा जी, ए मैडम आपको हॉस्पिटल लेकर आई थी। तुम कौन हो बेटी? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम तो मेरे कुछ नहीं लगते। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।